इंडिया में 5000 से भी ज़्यादा कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है। कौन सा स्टॉक खरीदना है ये समझने से पहले आपको ये भी देखना होगा कि किन कंपनीज का एनालिसिस करना है, और ये सिलेक्शन करने के लिए आपको कुछ थीम्स, कुछ सेक्टर्स ध्यान में रखने होते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि वो कौन से थीम्स हैं, वो कौन सी कंपनीज हैं जिन पर आपको बहुत कड़ी नज़र रखनी चाहिए। और आज के इस वीडियो में हम उन्हीं थीम्स और उन्हीं कंपनीज के बारे में बात करेंगे। ये पूरा वीडियो देखने के बाद कई सारी शॉकिंग चीज़ें आज आपको पता चलने वाली है। और हाँ, लास्ट में कुछ ब्लूपर्स भी हैं जिन्हें आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है, गलती से भी नहीं। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ और हम शुरुआत करेंगे टेक्नोलॉजी थीम से। टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात करें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर इंडिया का पिछले कुछ महीनों से काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। ये पर्टिकुलरली इसलिए हो रहा है क्योंकि कोविड-19 की वजह से ऑफलाइन टू ऑनलाइन ट्रांजिशन बहुत तेज़ी से हो रहा है और इसका डायरेक्ट फ़ायदा इंडिया के जो आउटसोर्सिंग कंपनीज हैं उन्हें मिल रहा है। इंडिया आउटसोर्सिंग मार्केट का एक हब है जिसके पास बहुत ज़्यादा यानी पूरी दुनिया के आउटसोर्सिंग मार्केट का 55% मार्केट शेयर है। और फिर इंडिया के आईटी इंडस्ट्री की बात करें तो हज़ारों कंपनीज इंडिया के आईटी इंडस्ट्री में हैं और उसमें से कुछ गिनी चुनी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड भी हैं। उन लिस्टेड कंपनीज में से बेस्ट कंपनी की बात करें तो उसमें इन्फोसिस, LTI जिसका नाम पहले लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक था, और टेक महिंद्रा, ये 3 कंपनीज आती हैं। तीनों कंपनीज के अगर हम फाइनेंशियल्स देखते हैं तो फाइनेंशियल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, रिवेन्यू ग्रोथ भी स्ट्रॉन्ग है। इन्फोसिस की रिवेन्यू ग्रोथ और बाकी ग्रोथ हल्की सी स्लो रही है पिछले कुछ सालों में, लेकिन जिस तरह से डिमांड अभी आ रही है तो अगले 4-5 सालों में अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने मिल सकती है। और सेम चीज़ LTI और टेक महिंद्रा के लिए भी लागू हो सकती है। टेक्नोलॉजी सेक्टर बहुत ही हॉट सेक्टर है और इस पर रिसेंटली हमने एक वीडियो भी बनाया है जिसमें हमने पर्टिकुलरली बात की है टेक्नोलॉजी म्यूचुअल फंड्स की। जिन लोगों को टेक्नोलॉजी कंपनीज को ढूंढना और उन्हें एनालाइज करना पॉसिबल नहीं है वो सिंपली उन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी म्यूचुअल फंड्स के बारे में और टेक्नोलॉजी सेक्टर के पूरे ओवरव्यू के बारे में जानने के लिए आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिए। अब बात करते हैं शॉकिंग चीज के बारे में जिसका नाम है नियो बैंक। समझते हैं नियो बैंक क्या होता है, किस तरह की ये थीम है और कौन सी कंपनीज को यहाँ पर बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। नियो बैंक्स एक बहुत ही शॉकिंग चीज़ है जिनमें पूरी काबिलियत है पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री को बदलने की। अब सवाल आता है कि नियो बैंक्स होती क्या है। नियो बैंक्स वो बैंक्स है जिनकी कोई भी फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती है, इनकी सारी प्रेजेंस ऑनलाइन होती है। तो यहाँ पर सिंपली कई सारी फिनटेक कंपनीज नियो बैंक शुरू कर रही है और उसके लिए वो एग्जिस्टिंग बैंक्स के साथ टाई अप करते हैं। जैसे अगर हम नियो की बात करते हैं तो नियो ने इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ टाई अप किया है। ओपन इस नियो बैंक ने ICICI बैंक के साथ टाई अप किया है। रिजर्व एक्स ने RBL दैट इज रत्नाकर बैंक के साथ टाई अप किया है। उसी तरह FI.money ने फेडरल बैंक के साथ टाई अप किया है। अब इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जिन बैंक्स ने इन नियो बैंक्स के साथ टाई अप की है उन्हें आराम से बहुत ज़्यादा कस्टमर एक्विजिशन करने में यहाँ पर मदद हो रही है। अगर हम नियो बैंक स्पेस की बात करें तो बहुत सारी बैंक को यहाँ पर नियो बैंक्स की वजह से फ़ायदा मिल रहा है और कई सारी बैंक्स बहुत अग्रेसिवली नियो बैंक्स के साथ टाई अप कर रही है, जिसमें आगे है फेडरल बैंक, ICICI बैंक और RBL दैट इज रत्नाकर बैंक। अगर हम इसमें फेडरल बैंक और ICICI बैंक की बात करें तो इनके फाइनेंशियल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इन पर आपको कड़ी नज़र ज़रूर रखनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग फेडरल बैंक में अपना अकाउंट तो खोल रहे हैं लेकिन नियो बैंक्स के जरिए। नियो बैंक्स की और भी कई सारी खासियत ये होती है कि ज़ीरो बैलेंस अकाउंट, उसमें कोई बाकी चार्जेस भी आपको नहीं लग रहे हैं अगर मैं नियो की बात करूँ तो, और साथ ही अदर जो नियो बैंक्स है वो भी इसी तरह की फैसिलिटीज़ लोगों को दे रही है। तो कई लोगों का तो ये पेन पॉइंट होता है कि मिनिमम बैलेंस इतना रखो नहीं तो आपको फाइन लगेगा, तो वो प्रॉब्लम कुछ नियो बैंक सॉल्व कर रही है और इस तरह बाकी भी प्रॉब्लम्स नियो बैंक सॉल्व कर रही है। तो एक रिवोल्यूशनरी चीज़ आगे चलकर ज़रूर हो सकती है। सो अगर हम फेडरल बैंक के पिछले 5 साल की सेल्स और रेवेन्यू ग्रोथ देखते तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ रही है। ICICI बैंक की पास्ट ग्रोथ देखें तो उतनी खास नहीं है, लेकिन हाँ ठीक ठाक ग्रोथ यहाँ पर दिख रही है। तो आगे चलकर ये दोनों भी बैंक्स जितने ज़्यादा से ज़्यादा नियो बैंक्स के साथ, इनफैक्ट टॉप नियो बैंक्स के साथ टाई अप करेगी उतना उन्हें फ़ायदा मिलेगा। हालांकि RBL भी ऐसे एक बैंक है जिसको बहुत फ़ायदा मिल रहा है क्योंकि रिजर्व पे एक्स रिजर्व पे का प्रोडक्ट है और रिजर्व पे इंडिया का एक बहुत बड़ा पेमेंट गेटवे है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों ने RBL के साथ अकाउंट खोला है रिजर्व पे एक्स के जरिए। यानी लोगों ने अकाउंट खोला रिजर्व पे एक्स के साथ, फ़ायदा मिला RBL को क्योंकि RBL ने रिजर्व पे एक्स के साथ टाई अप किया है। इनफैक्ट हमारा भी उनके साथ अकाउंट है और हमें सर्विस काफ़ी अच्छी मिल रही है। दिस इज़ नॉट अ प्रमोशन बट जस्ट आपको बता रहा हूँ कि नियो बैंक आने वाले टाइम में काफ़ी पॉपुलर हो सकती है। इनफैक्ट आप में से भी आधे लोग 1 साल बाद शायद नियो बैंक्स यूज़ कर रहे होंगे। जहाँ तक RBL की बात है तो RBL के फिलहाल के फाइनेंशियल्स थोड़े प्रॉब्लमेटिक हैं। NPA बढ़ता जा रहा है और बाकी भी थोड़े इश्यूज़ हैं, लेकिन जैसे जैसे ज़्यादा एक्विजिशन होता चला जाएगा, इनके सिचुएशन बेटर होती है, तो आपको उस बैंक पर भी ध्यान रखना चाहिए। अगली थीम की बात करें तो वो है सबसे फेवरेट, सब जगह उसकी बातें चल रही है, वो है रिन्यूएबल एनर्जी।
अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं तो उसमें सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी दोनों में काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ हो रही है। अगर हम सोलर एनर्जी की बात करते हैं तो जब भी रेज फोटोवोल्टाइक सेल्स पर गिरते हैं तो उसके बाद जो फोटोवोल्टाइक सेल्स बनाने का काम है जनरली इंडिया में चाइना से इंपोर्ट स्टॉक्स बता देते तो बिल्कुल। तो हम फोकस करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी पर और यहाँ पर इंडस्ट्री की ग्रोथ देखते हैं और कंपनीज के बारे में भी बात करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि रिन्यूएबल एनर्जी की जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है। गवर्नमेंट का भी टारगेट है यहाँ पर 227 गीगावाट पावर जनरेट करने का रिन्यूएबल एनर्जी से। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि मेन जो डिमांड है वो सोलर में है और विंड में है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं कि आज के डेट में आप क्रिप्टो एसेट्स की मदद से काफी कुछ कर सकते हैं। आप अब क्रिप्टो को बोरो कर सकते हो, उन्हें डिपॉजिट करके उस पर इंटरेस्ट कमा सकते हो, साथ ही उसमें आसानी से ट्रेड भी कर सकते हो और ये सारी चीजें आप कर पाओगे वॉल्ट इस प्लेटफॉर्म के जरिए। वॉल्ट जो कि आज के इस वीडियो के प्रायोजक हैं, उन्होंने एक पूरी क्रिप्टो करेंसी इकोसिस्टम बनाई है। जिस तरह बैंक में पैसे डिपॉजिट करके उस पर इंटरेस्ट कमाते हो, उसी तरह आप अपनी क्रिप्टो करेंसीज जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम एटसेट्रा इन्हें वॉल्ट के साथ डिपॉजिट करके उस पर इंटरेस्ट कमा सकते हो। वॉल्ट एक वैल्यूर वेंचर्स फंडेड कंपनी है और वैल्यूर वेंचर्स पीटर थिल की कंपनी है जो कि पेपाल के को-फाउंडर है। तो जब आप वॉल्ट के साथ अपनी क्रिप्टो करेंसी डिपॉजिट करते हो तो उस पर आपको कंसिस्टेंटली इंटरेस्ट मिलता रहता है, फिर चाहे क्रिप्टो मार्केट में वो करेंसी कैसे भी परफॉर्म करे। अगर वॉल्ट के फिक्स डिपॉजिट रेट्स की बात करें तो बिटकॉइन के लिए वो 6.7% का इंटरेस्ट देते हैं और कई तरह के अलग अलग स्टेबल कॉइन्स पर 12.68% तक रिटर्न देते हैं, जो कि कई सारे बाकी प्लेटफॉर्म से ज्यादा है। और ये जो भी इंटरेस्ट आपको मिलता है वो नेटिव टोकन्स में मिलता है, यानी अगर आपने बिटकॉइन के फिक्स डिपॉजिट निकाली है तो आपको इंटरेस्ट भी बिटकॉइन में ही मिलेगा। तो आप वॉल्ट की मदद से 3 तरह से रिटर्न कमा सकते हो। पहला है कि बिटकॉइन खरीद के बिटकॉइन में इन्वेस्ट करके, दूसरा है बिटकॉइन में ट्रेड करके और ज्यादा बिटकॉइंस कमाकर, और तीसरा है सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे आसान तरीका कि वॉल्ट के साथ एसआईपी शुरू करना और इंटरेस्ट कमाना। तो वॉल्ट के क्रिप्टो करेंसी फिक्स डिपॉजिट में एसआईपी शुरू कीजिए और अपने क्रिप्टो एसेट्स पर फिक्स इंटरेस्ट कमाइए। नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आप वॉल्ट के साथ अपनी जर्नी शुरू कर सकते हो और जो भी बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज आपके पास पड़े हैं उनको यूटिलाइज करके इंटरेस्ट कमा सकते हो। अगर हम कंपनीज की बात करते हैं इसमें पर्टिकुलरली तो उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम रिसेंटली आया था कि वो ग्रीन एनर्जी में जा रहे हैं। यहाँ पर अदानी का भी नाम है, अदानी ग्रीन का, लेकिन अदानी ग्रीन के वैल्यूएशंस को देखते हुए यहाँ पर उनकी बात करना थोड़ा अवॉइड करेंगे। जहाँ तक रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ इनमें से किसी भी कंपनी का कंपटीटर नहीं है। जो भी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज हैं वो सोलर सेल यूज़ करती है और जनरली इंपोर्ट करती है चाइना से। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो कंपटीशन रहेगा वो सीधा चाइना से, बिकॉज वो मैन्युफैक्चर करने वाले हैं सोलर सेल और रिन्यूएबल एनर्जी में जो जो चीज़ें लगती है वो चीज़ें। अगर इस सेक्टर के कोर कंपनी की बात करें तो उसमें बोरोसिल रिन्यूएबल्स, त्वचा की आम परेशानियों का आसान इलाज बोरोलिन, बस इतना ही। मैं इसकी बात नहीं, इसकी बात कर रहा हूँ बोरोसिल रिन्यूएबल्स की। और कंपनी ने पिछले कुछ सालों में काफ़ी आउटस्टैंडिंग ग्रोथ भी दिखाई है। बस यहाँ पर एक थोड़ा सा इशू ये है, रिन्यूएबल एनर्जी पिछले 1 साल से बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है तो प्राइसेस पहले ही काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। रिन्यू करके भी एक स्टार्टअप है जिसका वैल्यूएशन भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। हालांकि वो लिस्टेड नहीं है स्टॉक एक्सचेंज पर, लेकिन वो भी काफ़ी कमाल की चीज़ें मार्केट में कर रहे हैं। इसके बाद आता है नंबर एसेट मैनेजमेंट कंपनी का, यानी म्यूचुअल फंड कंपनीज, जिन्हें बहुत ज़्यादा फायदा मिल रहा है क्योंकि फाइनेंशियल अवेयरनेस के चलते कई सारे लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं और इसका डायरेक्ट फायदा एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को हो रहा है, जैसे कि HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी। अगर हम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात करते तो यहाँ पर लोगों ने हमें काफ़ी सीरियसली लेना शुरू किया और सही में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की साइज़ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। अगर हम फिलहाल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की साइज़ देखते तो वो है 31.43 लाख करोड़, जो कि निकल कर आती है करीब $430 बिलियन, जो कि 41% से बढ़ी है पिछले 1 साल में। वही अगर हम इसको 2015 से कंपेयर करते हैं तो 2015 में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की साइज़ थी 13.53 लाख करोड़। यानी आप समझ सकते हो कि कितना तेज़ी से, डबल से भी ज़्यादा की ग्रोथ यहाँ पर पिछले 5-6 सालों में हुई है। तो ऐसे में जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं, जिन्हें हम जनरली म्यूचुअल फंड कंपनीज़ कहते हैं, जैसे कि ICICI म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड, SBI वगैरह वगैरह, तो इनको इस पूरे बूम का बहुत ज़्यादा फायदा मिल रहा है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात करें तो पिछले कुछ महीनों में भी यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी तेज़ी से ग्रोथ हो रही है। जॉन बोगल ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कही है और वो ये है कि डोंट लुक फॉर द नीडल इन द हेयरस्टैक, जस्ट बाय द हेयरस्टैक। अगर आप यही चीज़ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अप्लाई करोगे तो आपको फ़ायदा मिल सकता है। अगर आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पर बुलिश हो, खुद भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हो, तो आप जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की कंपनीज़ हैं उनको ध्यान में रख सकते हो, उन पर फोकस कर सकते हो।
अगर हम एसेट मैनेजमेंट कंपनीज की बात करते हैं तो 3 एसेट मैनेजमेंट कंपनीज स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हैं, UTI, HDFC और निप्पॉन। इन तीनों की अगर बात करें तो फाइनेंशियल्स HDFC के काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगते हैं। वैसे और भी कई सारे एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन सैडली वो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं हैं। आने वाले टाइम में जब लिस्ट हो जाएंगी तो उन पर भी आप ध्यान दे सकते हो। और उसके बाद लास्ट में आता है इंश्योरेंस सेक्टर। कोविड-19 के चलते तो इंश्योरेंस सेक्टर को फायदा हो ही रहा है, प्लस इंश्योरेंस को जो पेनिट्रेशन है, अवेयरनेस है, वो भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री की बात करते तो यहाँ पर नो ब्रेनर बिजनेस रहा है, कोविड-19 का डायरेक्टली फ़ायदा हुआ है और जो ग्रोथ है पिछले कुछ सालों में वो भी काफ़ी तेज़ी से रही है। अब यहाँ पर सिर्फ कोविड-19 ही नहीं, पेनिट्रेशन भी बढ़ रहा है, अवेयरनेस भी बढ़ रही है। लोगों को पता चला है कि हॉस्पिटल्स के खर्चे अगर बचाने हैं तो हमें खरीदना पड़ेगा हेल्थ इंश्योरेंस, और वो खरीदने की वजह से हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट में अच्छा ब्रेक थ्रू मिला है, अच्छी ग्रोथ मिली है। साथ ही जो जनरल इंश्योरेंस है उसमें भी काफ़ी फ़ायदा मिला है। जहाँ तक इंश्योरेंस इंडस्ट्री की बात है तो यहाँ पर SBI लाइफ और HDFC लाइफ की बात है। जहाँ तक SBI लाइफ की बात है, यहाँ पर हम कोई भी जो क्रैक नहीं करने वाले और ना ही लंच टाइम की बात करने वाले हैं। और जहाँ तक HDFC लाइफ की बात है, HDFC ग्रुप का काफ़ी अच्छा नाम है और उसकी वजह से उन्हें भी इसका फ़ायदा मिला है। तो यहाँ पर SBI लाइफ और HDFC लाइफ, इन दोनों भी कंपनीज पर आप कड़ी नज़र रख सकते हो। हालांकि सचिन बंसल की कंपनी नावी ने भी यहाँ पर इंश्योरेंस सेक्टर में एंट्री की है। हालांकि कंपनी लिस्टेड नहीं है, लेकिन ध्यान आप उस पर भी ज़रूर रख सकते हो बिकॉज वो भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रही है। रिसेंटली हमने कुछ अमेजिंग न्यूज़लेटर शुरू किए हैं। वो न्यूज़लेटर से आप स्टॉक मार्केट से डेली अपडेट रह सकते हो और इन न्यूज़पेपर से आपको काफ़ी सारी जानकारी और नॉलेज भी मिलेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये सारे न्यूज़लेटर्स फ्री रहेंगे। उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके रजिस्टर कीजिए और जाते जाते वर्ल्ड को ज़रूर चेकआउट कीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये प्लेटफॉर्म है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलो बात करते करें स्टार्ट। पेंटिंग 101। जस्ट मिनट, हो गया। है कि नहीं, ब्यूटीफुल बना नहीं दिया उसको एकदम। मेन अंधेरा गायब रहेगा। तमराज किल्विश हूँ मैं। हाँ, मैं जानता हूँ तुम ही वो किल्विश हो जो इस दुनिया में पाप फैला रहा है। अगर हम सोलर सिस्टम्स की बात करते हैं तो बेसिकली जब भी रेज सोलर सिस्टम